Hello dear students, our today topic is solution of partial differential equation with constant coefficient. Student, this is the last topic of this unit, Laplace transform. So we solve the solution of partial differential equation with constant coefficient. Students, have a theorem that the function ux comma t be defined for a to b. X is represented between a to b and t is greater than 0, and Laplace transform of u is equal u, then Laplace transform of del u upon del t इज इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स, एस यू माइनस यू एक्स कोमा जीरो, वेयर स्टूडेंट्स ये एस है और यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली एस कोमा टी को, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका रिप्रेजेंट करें एक्स कोमा एस को, क्योंकि टी का लाप्लास तो क्या हो गया, एस हो जाएगा, टी तो किस में बदल जाएगा, एस में। तो ये जो आपको u दिख रहा है, u का बेसिक मतलब क्या होगा, यू एक्स कोमा एस होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट जो आगे वाला आपको यू एक्स कोमा जीरो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, ये कुछ इस तरीके से होता है यू एक्स कोमा टी, और यहाँ पर अगर हम टी की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो आपके पास जो न्यू वैल्यू बन के आएगी वो क्या होगी, यू एक्स कोमा जीरो। तो ये आपका यू एक्स कोमा जीरो है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अपना स्टूडेंट्स कि ये तो एक बार डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी थी, अगर दो बार डिफ्रेंशिएशन हो तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, वो ये पार्ट है कि एस स्क्वायर यू माइनस एस यू एक्स कोमा जीरो माइनस डेल यू अपॉन डेल टी टी इज इक्वल जीरो, ये आपका पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सोल्व करना है, देखो अगर आपको दिखे यू एक्स कोमा टी, तो अगर आप इसमें टी इज इक्वल जीरो पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यू एक्स कोमा जीरो। तो ये वाला पार्ट आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये पार्ट नज़र आ रहा है। दूसरा पार्ट अगर आप स्टूडेंट देखना चाहो तो सेकंड जो डेल यू अपॉन डेल टी वाला पार्ट दिया हुआ है, ये किससे निकल के आएगा कि यू एक्स कोमा टी होता है। अगर आप इसे स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आप क्या लिखोगे, डेल अपॉन डेल टी यू एक्स कोमा टी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट का जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हमें क्या करना है, टी इज इक्वल जीरो पुट करना है, तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ u का मतलब ये मत समझ लेना कि u का मतलब ये हो कि x कोमा जीरो उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, नहीं, हम किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, u x कोमा t का है, u x कोमा t जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले t के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद में हम उसमें पुट करेंगे t इज इक्वल जीरो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो a और b पार्ट आपको समझ में आया होगा। तीसरा स्टूडेंट c पार्ट आपको क्या होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल कितना होगा, डी यू अपॉन डी एक्स होगा। इसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पूछे तो वो कितना होगा, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स ये चार स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के लाप्लास हैं, ठीक है। तो इनको आपको चारों को अच्छे से याद रखना होगा, ये याद रखोगे तभी हम आगे वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पार्ट दिया हुआ है आपको, ये वाला पार्ट, इसे हमें स्टूडेंट सोल्व करना है, और सोल्व करके फाइनली जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालना है, यू एक्स कोमा टी निकालना है स्टूडेंट्स। अपना मेन एम क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि यू एक्स कोमा टी इज इक्वल एक आंसर लाना है, ठीक है। तो वो आंसर फाइंड आउट करना है, ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म से या किसी भी ट्रांसफॉर्म से मतलब नहीं है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर रहे हैं और हमें यू निकालना है। ओवरऑल हमें एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है इसकी कि हमें इससे निकालना क्या है, जस्ट यू की वैल्यू निकालनी है। बट ये यू की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो किस तरीके से कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स इसमें अपने कुछ बाउंड्री कंडीशन दी हुई हैं। देखो मैंने आपको जैसे बताया कि ux, 0 दिया हुआ आपको, ये आपके पास ux, 0 क्या है, बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या दी है, देखो x इज़ ग्रेटर देन 0 और t इज़ ग्रेटर देन 0, यानी आपको ये कह रहा है साफ साफ कि x की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और t की वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले स्टेप अपने माइंड में क्या होनी चाहिए कि जो गिवन इक्वेशन है अपने पास, उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है दोनों तरफ। तो सबसे पहले लाइन मैंने ये लिखी है कि टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, एल लगाते हैं। तो वही क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू। तो नाउ यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ थ्योरम 2, आपने अभी फॉर्मूले देखे हैं थ्योरम 2 के, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेल यू अपॉन डेल एक्स को हमने क्या लिखा था, डी यू बाई डी एक्स। इसी तरीके से ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेल यू अपॉन डेल टी है, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू पर डी हमने, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू कितना होगा, ये कैपिटल यू हो जाएगा। जैसे आपने पहले पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी पढ़ते थे, तो वो क्या हो जाता था, कैपिटल एफ ऑफ एस हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पर ये जो u दिख रहा है, यू नहीं है, ये यू एक्स कोमा टी है, तो इसका जो रिजल्ट है वो कैपिटल यू नहीं है, वो क्या है, यू को एक्स कोमा एस है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये u लिखा हुआ है ये सिंपल u नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इसका यू एक्स कोमा एस होता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मेनली u से ही करते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स आगे हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी पुट करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, यू एक्स कोमा 0, यहाँ पर यू एक्स कोमा 0 नज़र आ रहा है। या फिर हम इसको कहें कि एक स्टेप और सोल्व कर लें। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो आपके पास दिख रहा है, यहाँ पर यू नज़र आ रहा है, यहाँ पर यू नज़र आ रहा है, कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 2s + 1 यू और माइनस यू एक्स कोमा 0, यही बनेगा। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये चीज़ मैंने लिख दी, ठीक है। और एक 2 है, वो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 यहाँ पर आएगा, तो इसमें भी आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये वाला पार्ट दिखेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है यू एक्स कोमा 0, तो स्टूडेंट्स यू एक्स कोमा 0 की वैल्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। देखो यू एक्स कोमा 0 की वैल्यू कितनी है, 6 - 3x, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस u की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी, 6 - 3x, तो 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये बन के आएगा अपने पास डी यू अपॉन डी एक्स इज -2s + 1 u इज इक्वल -12 e⁻³ तो इसे स्टूडेंट्स हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स जो आपको ये इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है, ये एक्चुअल में आपको किस फॉर्मेट में नज़र आ रही है वो बताओ। ये एक्चुअल में नज़र आ रही है आपको, देखो इस तरीके के फॉर्मेट में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, वेयर बोथ p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, ऐसा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ये वाली जो थ्योरम होती है, ये क्या है, आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, एक आई एफ निकालते थे, आई एफ। वो आई एफ क्या होता था स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर ये तो मेरा क्या हो गया, पी हो गया, ये तो क्या है पी, और ये पार्ट क्या हो गया मेरा क्यू। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं अगर पी की वैल्यू रख दूँ, इंटीग्रेशन पी की वैल्यू, तो पी की जगह कितना लिखूँगा, -2s + 1 और डी एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर कहीं पर भी एक्स नहीं है, तो ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है। जब स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है तो मैं क्या लिखूँगा, -2s + 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई एफ आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो हम देखते हैं इसको। देखो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, इसमें ये तो क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या मान लें, क्यों। तो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ रही है। उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ जो लिखते हैं वो क्या होता है, e⁻इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो वो e⁻इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या आ गया, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, आई एफ।
आई एफ लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता था अपना, वो होता था जैसे डी वाई बाई डी एक्स वाले फॉर्मेट से देखें तो क्या था, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर y की जगह अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर y की जगह अपने पास प्रेजेंट में क्या है, u है। तो मैं क्या लिखूंगा, u इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट्स आई एफ की वैल्यू आपने अभी सोल्व करी है, आई एफ की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, वो वैल्यू पुट कर दो। तो आई एफ की वैल्यू आ रही है अपने पास स्टूडेंट्स ए की पावर माइनस 2s प्लस 1x, तो वो लिख दिया मैंने। देखो यहाँ नीचे चलते जाओ साथ साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं अगर q की वैल्यू पुट करूँ तो मैं यहाँ पर q की वैल्यू लिख देता हूँ और आई एफ की वैल्यू लिख देता हूँ। तो q की वैल्यू तो कितनी है स्टूडेंट्स मेरे पास, -12 a की पावर -3x, ये तो q था मेरे पास। और आई एफ कितना सोल्व है, ये रहा e की पावर -2s प्लस 1 और x। तो ये बन के मेरे पास ओवरऑल कैसे दिखेगा इक्वेशन, ऐसे दिखेगी स्टूडेंट्स, ये वाली पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास देखो बेस सेम है ई, अगर बेस सेम होता तो पावर से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स देखो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना। जैसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, -2sx और एक बनेगा -x। इसी तरीके से ये बचा हुआ पार्ट क्या है, बेस सेम है तो ऐड कर दो, तो क्या बनेगा -3x, ये वाला ऐड कर दिया है मैंने, ये ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो आपको नज़र आ रहा है ऊपर e की पावर -2sx और -4x। अगर इनमें से कॉमन लो स्टूडेंट्स तो आप x कॉमन ले लो और माइनस को कॉमन ले लो, तो आपको क्या नज़र आएगा, e की पावर, ये माइनस कॉमन ले लिया मान लो आपने, और ये x भी कॉमन ले लो, जैसे x हटा दो यहाँ से भी हटा दो, है ना, और माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस, और ये x। तो यही तो फॉर्मेट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो ये पार्ट समझ में आ रहा है। बाकी कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज चलते हुए आ रहा है। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए की पावर का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ए की पावर में वो एज इट इज़ रहता है, और उसके बाद में ऊपर वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, -2s प्लस 4। तो ये चीज़ आपको सबको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ये रख दिया मैंने। यहाँ रखने के बाद इसको स्टूडेंट्स मैं 2 कॉमन ले लूँगा नीचे से। अगर 2 कॉमन लूँगा तो देखो एक तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 कॉमन लगा के कट करूँगा तो 6/s प्लस 2 ए की पावर -2s प्लस 4x प्लस सी, ये बनेगा। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को सब में डिवाइड कर दूँ, दोनों में डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ पर भी डिवाइड होगा, सी में भी। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स पहले वाले पार्ट में, चलो दूसरे वाले में बताता हूँ पहले। अगर ये नीचे है, डिवाइड करूँगा तो ये नीचे रहेगा, अगर ये पार्ट ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो मैंने प्लस का लिख दिया, 6 ए की पावर 2s प्लस 1x। इसी तरीके से जब ये पार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर भी तो डिवाइड हुआ है, जब यहाँ डिवाइड होगा तो देखो e की पावर में नीचे तो आएगा 2s प्लस 4x, ये तो क्या है ऊपर पड़ा है, और नीचे क्या आएगा, e की पावर -2s प्लस 1x। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको नज़र क्या आएगा कि ऊपर वाले में एक 3 ज़्यादा है। देखो यहाँ पर -2s है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो आप जैसे इसको या तो ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाके कट करोगे तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, बस e की पावर -3x मिलेगा इसमें से। बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज़ पड़ा था, ये एज इट इज़ लिख दिया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है स्टूडेंट्स। बस इस पार्ट को डिवाइड किया है, यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो इसमें तो ऊपर लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, जब इसमें लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, साथ में बेस सेम होने से पावर ऐड होंगी, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी, -2sx -4x, और ये वाली पार्ट प्लस की दिखेगी 2sx और प्लस x। तो ये 2sx इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x में से x निकलेगा तो क्या बचेगा, e की पावर -3x बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 अपना सॉल्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब बाउंड्री कंडीशन दी हुई है तो यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, सी की जगह क्या होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो उस सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंस व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी ux, t मस्ट बी बाउंडेड। तो स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये कंडीशन होती है इसकी कि जो गिवन क्वेश्चन है आपका उसके अंदर जो ux, t होता है, ये ux, t यहाँ पर जो सोल्व होगा अपना ux, t है ना, तो ये आपका बाउंडेड होता है, ठीक है।
किससे बाउंड है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और टी इज ग्रेटर देन 0। इसके साथ में एक बाउंडेड किस तरीके से है कि अगर हम इसको देखें कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। बाउंडेड का मतलब क्या हो गया कि u x कोमा जो t है आपका, इसमें अगर मैं लिमिट रखूँ x टेंस टू इन्फिनिटी तो ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, इसकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे जो u x कोमा s होता है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये u x कोमा t नहीं है, इसको बोलते हैं u x कोमा s है, ये ध्यान रखना, आप करेक्शन कर लेना। ये x कोमा t को क्या करना है, u x कोमा s करना है। तो x टेंस टू इन्फिनिटी भी ये भी बाउंडेड होगा, फिर दिस शुड आल्सो भी बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है स्टूडेंट्स तो आप खुद देखो कि अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये u, ठीक है, अगर आप इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ रखते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि बाउंडेड वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैं अगर x टेंस टू इन्फिनिटी लगता हूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, जो कि क्या वैल्यू आएगी, एक जीरो वैल्यू आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आते हो, इस फर्स्ट पार्ट में आते हो, तो यहाँ पर e की पावर जो दिख रहा है, तो यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो यानी ये एक बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसको बाउंड करने के लिए, इस फंक्शन को बाउंड करने के लिए एक c ऐसी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर e की पावर x में तो e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँगा तो e की पावर इन्फिनिटी तो क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर साथ में क्या आ रहा है, c। इस c की ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि ये बाउंड हो जाए, तो c की a की वैल्यू बचती है स्टूडेंट 0। अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, 0। तो इन्फिनिटी को भी अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बाउंड होने के लिए u x कोमा s, यहाँ पर s कर लेना, u x कोमा s शुड आल्सो भी बाउंडेड, हैंस c इज इक्वल क्या होगा, 0। यानी इसके बाउंड होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, इस फंक्शन के u x कोमा s के बाउंड होने के लिए, कब, x टेंस टू इन्फिनिटी पे, इसके बाउंड होने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि c की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स यही चीज़ यहाँ पर कंसिडर करिए कि यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर स्टूडेंट c की वैल्यू 0 हो जाती है मेरी, तो u इजिकल कितना पार्ट बचेगा, बाद में रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया। अब लेकिन स्टूडेंट्स अपने को ये u नहीं चाहिए, अपने को तो कौन सा u चाहिए, स्मॉल u x कोमा t चाहिए। और इसको लाने के लिए क्या किया जाए, इसका इन्वर्स किया जाए। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे नाउ टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, इन्वर्स लगा दिया। हैंस u x कोमा s, इसका जो अगर अपन इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, u x कोमा t आएगा। और इसका इन्वर्स करोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या नजर आएगा, देखो 6 है e की पावर माइनस 3x, ये तो कांस्टेंट है। और 1/s प्लस ए, 1/s प्लस ए किसका होता है, e की पावर माइनस 8t का, तो e की पावर माइनस 2t हो जाएगा। वो a की जगह कितना है, 2 है, तो ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके आगे। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इनके रिगार्डिंग मैंने दोनों ही न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग 2 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो वो भी आपको करने हैं, साथ में मैंने उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व डेल यू अपॉन डेल टी टू डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वेयर यू इज इक्वल यू एक्स कोमा टी। देखो यहाँ साफ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, यू इजिकल क्या है, यू एक्स कोमा टी। इसके अलावा आपको बाउंड्री कंडीशन क्या दी है, देखो स्टूडेंट्स यू 0 कोमा डी। ये 0 कोमा टी का मतलब क्या है, इस एक्स की जगह 0 रखा हुआ है, देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक्स कोमा टी दिख रहा है, तो इस एक्स की जगह 0 रखूँगा तो 0 कोमा टी बनेगा। और अगर मैं इस 0 की जगह 5 रखूँगा तो क्या नजर आएगा, u 5 कोमा टी। तो ये कह रहा है कि अगर आप u x कोमा 0 है, अगर इस x की जगह 0 रखते हो तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो इस तरीके से बोल रहा है कि u x कोमा टी है आपके पास। अगर मैं कहूँ कि मैं इस x की जगह 0 रखूँगा तो रिजल्टेंट ये बोल रहा है कि आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि अगर मैं इस 0 की जगह मैं 5 रखूँ तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये मतलब है इस बाउंड्री कंडीशन का। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या दे रहे हैं कि u x कोमा 0, यू एक्स कोमा 0 की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये कह रहा है कि जैसे u x कोमा t होता है अपने पास, लेकिन ये कह रहा है कि जैसे आप t की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हो, है ना,
तो आपके पास क्या बनेगा, यू एक्स कोमा 0 बनेगा और उसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी आपको, बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, ये इसकी क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है जिसको यूज़ करके अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नाउ क्वेश्चन देखो आपका ये दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप क्या है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों तरफ क्या कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दो। लगाने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, देखो इसका लाप्लास क्या होता है, ये होता है, ये फिक्स है। इसी तरीके से del 2 अपॉन del x स्क्वायर का क्या होता है, d2 अपॉन dx स्क्वायर होता है। ये आपको अच्छे से बताया हुआ है स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर इनको रीअरेंज करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो अगर d2 अपॉन dx स्क्वायर को मैं एक जगह रखूँ तो इस 2 को डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, देखो s/2 u और -1/2 u x, 0 ऐसा ही बनेगा। अब स्टूडेंट्स देखो इस s/2 वाले पार्ट को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो ये ऐसा दिखेगा, d2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस s/2 u, और राइट हैंड साइड में जो u x, 0 दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, अभी देखी थी आपने 10 sin 4 pi x, और -1/2 पहले से पड़ा है तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 5। तो ये आपके पास न्यू इक्वेशन बन के आएगी, ये वाले पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसको देख के आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या आपको ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, आपने पढ़ी थी CF और PI वाली, तो आपको वही नज़र आ रही है। ये देखो ये वाला पार्ट तो क्या है d2y, ये वाला पार्ट तो अगर इसको आप ऐसे रेड करो तो ऐसे दिखेगा आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर -s/2 जो पार्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है, इंटू वाई इज इक्वल क्या आ गया क्यों, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये y ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, इज इक्वल क्या है क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, वही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है CF निकालना, और CF के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, d को m से रिप्लेस करते हैं, यानी ये d अपॉन dx दिख रहा है आपको, d अपॉन dx उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से, तो d2 अपॉन dx स्क्वायर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, d स्क्वायर से। तो इसमें करना क्या है, पहले d को m से रिप्लेस करना है और q की वैल्यू को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो ये तो 0 हो गया इधर वाला पार्ट तो, और इसको d को m से रिप्लेस करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, m स्क्वायर माइनस s/2 इक्वल 0। इसको अगर स्टूडेंट सॉल्व करते हो तो m की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट s/2। तो CF कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको देखो तो यहाँ से दो वैल्यू दिख रही है आपको, एक दिख रहा है रूट s/2 और दूसरा दिख रहा है माइनस रूट s/2। इसको मान लो स्टूडेंट्स m1 है, इसको मान लो m2। तो आप CF कैसे लिखते थे, c1 e की पावर m1x, तो ये तो m1 हो गया, और प्लस c2 e की पावर m2x, तो ये m2 हो गया, लिख सकते हो ऐसा। तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक CF आ गया, ये CF आ गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम PI लिखते हैं, तो PI कैसे करते हैं, देखो ये d स्क्वायर ही तो है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो d स्क्वायर माइनस s/2 u इज इक्वल -5 sin 4 pi x लिख सकता हूँ। तो अब आपको u की वैल्यू UP निकालना है, यानी YP निकालना है, यहाँ y होता था तो YP निकालते थे, तो वही PI होता है, तो PI तो निकाल रहे हैं अब। तो PI क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस s/2 इंटू क्यू, और q में देखो आपको साइन, आपको मैंने बताया था कि जब भी q के अंदर साइन AX या कोस AX होता है, ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं, d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस a स्क्वायर से। तो स्टूडेंट्स अपने पास a की वैल्यू कितनी है 4 पाई, तो 4 पाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे 16 पाई स्क्वायर, यानी d स्क्वायर का अपने को किससे रिप्लेस करना है, -16 पाई स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यही रिप्लेस किया है यहाँ पे मैंने d स्क्वायर को, इस d स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया, -16 पाई स्क्वायर माइनस s/2 साइन 4 पाई x और -5, ये पहले से पढ़ा है। ओनली हमने एक ही चीज़ चेंज की है, d स्क्वायर को लिखा है -a स्क्वायर से। ओके स्टूडेंट्स, उसके अंदर देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, नीचे से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लगे तो 32 पाई स्क्वायर अपॉन प्लस s अपॉन 2 बनेगा स्टूडेंट्स। वो जो 2 है वो ऊपर गया, तो ऊपर जाने पे 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 10 बना दिया। तो ये आपके पास रिजल्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखो कंप्लीट सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, CA प्लस PI होता है, तो ये तो CF था और ये PI आपने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, CA प्लस PI आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी अपने को C1 और C2 भी निकालना है। तो C1 और C2 कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा है
कि u 0, u 0, इज इक्वल 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है u 5, इज इक्वल क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये पार्ट 0 दिया हुआ है, अगर हम इसका लाप्लास कर दें और इसका भी मैं लाप्लास कर दूं, तो लाप्लास करूंगा तो आंसर तो 0 ही रहेगा, बट लाप्लास करने पर ये वाला जो पार्ट है ये कैसा दिखेगा, u 0, दिखेगा, और ये वाला नीचे पार्ट कैसा दिखेगा, u 5, दिखेगा। तो वही चीज़ मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर करी है। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0, इजिकल क्या हो जाएगा, 0, हो जाएगा, और इजिकल क्या आएगा 0, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म u 5, इजिकल क्या हो जाएगा u 5, और इक्वल क्या है 0। ये 0 तो कहाँ है, क्वेश्चन में डिफाइन है अपने को। अब उसका स्टूडेंट्स ये जो दोनों वैल्यू है इनको हम अलग अलग यूज़ करेंगे। जैसे मान लो ये u 0, है और u 5, है। अब आप इक्वेशन नंबर 4 को देखो, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन 4 को में ये जो u दिख रहा है ना स्टूडेंट्स आपको, ये u बेसिकली है क्या, u x, s है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें इस x की जगह 0 रखूँ तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर मैं क्या रख दूँ, सब में 0 रख दूँ, यहाँ पर भी x की जगह क्या रख दूँ, 0। तो स्टूडेंट्स आपको क्या नज़र आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आएगा, u 0, s, ये वाला पार्ट क्या नज़र आएगा, u 0, s, और u 0, s जो है इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपको नज़र आ रही होगी नीचे, देखो u 0, की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो हो गया 0। राइट हैंड साइड में देखो यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो आपके पास क्या बचेगा c1। इसी तरीके से आगे वाले में भी e की पावर 0 होगा, e की पावर 0 क्या बनेगा 1, तो क्या आएगा c1 + c2, और यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो स्टूडेंट साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये हट जाएगा, यानी पहले स्टेप से अपने को ये रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपने को करना क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है ये है क्या बेसिकली u x, s है। अब मैं स्टूडेंट्स इसमें x की जगह क्या रख दूँ 5, जैसे आप स्टूडेंट x की जगह 5 रखोगे तो यहाँ हर जगह पे आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसमें उसकी जगह क्या रख दोगे 5। अब स्टूडेंट्स देखो आपको यहाँ जब 5 रखोगे लास्ट वाले में तो आपको 5 × 4 क्या हो जाएगा 25, तो साइन क्या बनेगा 20 बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0। अब चाहे n के लिए 0 करो, 1 करो, चाहे 20 करो, चाहे 40 करो, चाहे 100 करो, साइन 100 पाई पूछे आपसे तो भी 0 होगा, साइन 20 पाई पूछा है तो भी 0 होगा। तो ये तो पार्ट 0 हो गया स्टूडेंट्स पूरा ही। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में u 5, इसकी वैल्यू कितनी है 0, कैसे पता चली, यहाँ दिख रही होगी आपको, ये देखो यहाँ से 5, की वैल्यू क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या जाएगा 0। राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखना है 5, तो आपको दिखेगा 5√s/2 + c2 e की पावर -5√s/2, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों से अपने को 2 इक्वेशन मिली, वो 2 इक्वेशन कौन से हो गए, देखो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर अपने पास जो रिजल्टेंट आता है 6 और 7 को सोल्व करते हैं तो c1 और c2 दोनों की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। कैसे आती है वो देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स 6 नंबर की इक्वेशन में देखो c1 + c2 = 0 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि c1 की वैल्यू कितनी है -c2 रख सकते हो, और अगर मैं c1 की वैल्यू -c2 अगर स्टूडेंट्स यहाँ रख दूँ इस 7 में तो आपको क्या दिखेगा, देखो 0 = -c2 है ना, और ये e की पावर वाला जो पार्ट है वो लिख दूंगा, फिर +c2 और यहाँ e की पावर में जो भी पार्ट है वो लिख दूंगा। अगर आपको स्टूडेंट देखो तो आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, c2 को नज़र आ रहा है दोनों में, तो मैं अगर c2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में कुछ चीज़ बनेगी और इक्वल टू क्या है 0। अगर मैं इस पार्ट को देखो तो इसको डिवीज़न में भेज सकता हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट c2 की वैल्यू कितनी आई 0। अगर c2 की वैल्यू 0 है तो c1 = कितना होता है -c2 होता है, तो c2 की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो c1 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। इसलिए स्टूडेंट्स मेरे पास c1 और c2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0। अगर c1 c2 की दोनों की वैल्यू 0 है तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 को देखो। अब अगर c1 की वैल्यू भी 0 पुट कर दूँ और c2 की वैल्यू भी 0 पुट कर दूँ तो स्टूडेंट्स ये इतना पार्ट तो हट गया अपने पास, ओनली u = कितना बचा, ये वाला पार्ट बचा, तो स्टूडेंट्स वो मैंने यहाँ लिख दिया। देखो अब मेरे पास में u जो है वो कितना आ रहा है, ये u आ गया मेरे पास, लेकिन u आंसर नहीं है, स्मॉल आंसर चाहिए अपने को, u x, t आंसर होगा। ये एक्चुअल में क्या है u x, s है, ठीक है, और चाहिए क्या u x, t चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैसे करें, टेक ILT ऑन बोथ साइड, इन्वर्स लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, इधर भी लाप्लास इन्वर्स करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो स्टूडेंट्स
लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका लाप्लास इन्वर्स u है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल u हो गई। इधर वाले पार्ट में देखें तो स्टूडेंट्स देखो 10 साइन 4 पाई एक्स, ये तो कांस्टेंट है। ओनली आपको वेरिएबल क्या नज़र आ रहा है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 32 पाई स्क्वायर। तो आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा 1 अपॉन एस प्लस ए, 1 अपॉन एस प्लस ए क्या होता है स्टूडेंट्स, ए की पावर माइनस ए टी, तो 32 पाई स्क्वायर टी। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। देखो ए की पावर माइनस 32 पाई स्क्वायर टी और साइन 4 पाई एक्स तो पहले से पढ़ा है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन के सिमिलर है, सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 क्वेश्चन आपको तो सोल्व करने हैं और ये इनके आंसर भी मैंने साथ में दिए, तो आप कंपेयर करके देखना कि ये आपके आंसर आ रहे हैं क्या। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।